आदेश 34 नियम 1 इस पर बात हो रही थी और बस थोड़ी सी बात ध्यान न देने के कारण बात क्लियर नहीं हो पा रही थी। वो कह रहा है कि इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए बंधक प्रतिभूति में यह मोचन के अधिकार में हितबद्ध सभी व्यक्ति किसी भी वाद में जो बंधक से संबंधित तो पक्षकारों के तौर पर संयोजित किए जाएंगे। सवाल बस सिर्फ इतना ही कि बंधक प्रतिभूति में हितबद्ध व्यक्ति हैं कौन कौन, सिर्फ इतना ही देखना है। और जो बंधक प्रतिभूति में हितबद्ध व्यक्तियों की संख्या, बल्कि संख्या न कहें बल्कि ये कहें कि बंधक प्रतिभूति में जो हितबद्ध व्यक्ति हैं उनके वर्ग, उन्हें हम देखना शुरू करते हैं तो मुख्यतः वो बंधककर्ता, बंधकदार और अन्य हित रखने वाले व्यक्ति तीन बृहद श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते। बंधककर्ता, बंधकदार, इनके हित तो होते ही हैं बंधक प्रतिभूति में। बंधक प्रतिभूति कहे किसको रहे? उस संपत्ति को जिस पर बंधक सृजित हुआ है, जिस पर बंधक क्रिएट किया गया है। और वो संपत्ति स्वभाव से कैसी होती? अचल, क्योंकि बंधक की डेफिनेशन कहती है कि बंधक स्थावर संपत्ति है। और वो भी स्थावर संपत्ति कैसी? विनिर्दिष्ट, स्पेसिफाइड। आपके पास 20 संपत्तियां, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आखिर आप बंधक सृजित किस पर कर रहे हो। आपके पास 20 संपत्तियां हैं, कैसे पता लगे कि जो क्रिएशन है मॉर्गेज का वो किस प्रॉपर्टी पर हुआ है? तो वो तो आपको बताना पड़ेगा। यू मस्ट स्पेसिफाई दैट। और कानून में एक चीज खूब समझ लें, वॉट एवर is needed that must be done, and if that has not been done then you have not acted according to law. Or when you have not acted according to law, then your act is illegal, and any illegal act cannot be enforced by the process of law. Meaning thereby, you cannot enjoy the help of court process. उससे आपको कोई मदद नहीं मिलने वाली। इसलिए जो सामान्य जीवन में हमें भी रही है, जब हम जूनियर होके गए थे तो अक्सर गड़बड़े यही हो जाती थी। कानून तो याद व्याद कर लिया, और यही वहां सीखना भी होता है एज ए जूनियर। लेकिन मन में एक विश्वास रहता कि अरे इससे क्या फर्क पड़ रहा है, जरा सा ये काम नहीं किया, और मालूम पड़ा बस जरा सा वो काम ना करने के कारण सारी बात सही है, सारी बात सही है, बस जरा सा वो काम नहीं किया। उसके कारण अगर क्रिमिनल है तो वहां तो संशोधन है नहीं, बात उठा के रिजेक्ट। ठीक है, वहां तो स्थिति क्या बन रही? उठा के रिजेक्ट। नो डाउट मेरिट पर रिजेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि गुणदोष पर रिजेक्ट नहीं हुआ, प्रोसेस गलत आपने एडॉप्ट कर लिया इसलिए रिजेक्ट हुआ। आप दोबारा भी लगा सकते हैं, लेकिन दोबारा आपने लगाई एप्लीकेशन तो टाइम ड्यूरेशन तो बढ़ा। भाई आज रिजेक्ट हुई, अब कम से कम कल लगाएंगे, फिर डेट लगेगी, तो एक 5 दिन लेट हो गया। और अगर आपका क्लाइंट जेल में है तो वैसे भी आप नए हैं, आपके ऊपर वैसे भी क्वेश्चन मार्क है, और फिर अपनी हरकतों से और क्वेश्चन मार्क लग गया। उन्होंने नौ सीखे हैं, यही होगा। और बस जरा सी गड़बड़ आपने की, जरा सी। और वो जो सीनियर महोदय हैं बस वही गड़बड़ वो नहीं करेंगे जो आपने की, और बाकी हो सकता जितनी बहस बेहतर आप कंटेंट पर करने वाले थे
वो उन्हें आती भी ना हो, वो वहां यही कहने वाले हो कि भैंस बीमार है, कुत्ते बीमार हैं, और ऐसा है, वो गरीब आदमी है, फलाना डिमाका। लेकिन आप बेवकूफ हो गए, वो बहुत काबिल आदमी हो गए और दीवानी है, तो निरस्त तो नहीं होगा। लेकिन 617 आदेश नियम 17 आप संशोधन लगाओ, क्योंकि आप वॉट एवर यू विल से, आप जो कुछ भी कहेंगे वो अपने अभिवचन में कहेंगे ना, और अभिवचन गड़बड़ हो गया तो अभिवचनों में संशोधन, अभिवचनों में संशोधन का आएगा आदेश नियम 17। और आपने अभिवचन में नहीं कहा, किसी एप्लीकेशन में कहा, तो मिसलीनियस प्रकीर्ण कार्रवाइयों में गड़बड़ हो गई। ठीक है, तब गड़बड़ किसमें हुई? प्रकीर्ण कार्रवाइयों में। और जो प्रकीर्ण कार्रवाइयों में गड़बड़ होगी तो भी हम लोग देखेंगे, अभी पहुंच जाएंगे वहां, या तो आदेश 46 होगा या 48 होगा। प्रकीर्ण कार्रवाइयों पर भी यही पूरी सीपीसी एज सच लागू हो जाएगी, यानी तब भी 617 ही उपयोग में आएगा। अब 617 आपने लगाई, उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किया, अब वो डिसाइड हो रहा है। अब मूल बात तो रह गई, अब डिसाइड हो रहा है 3 महीने, वही आपको नुकसान हुआ। ठीक है, आपका मुवक्किल परेशान हुआ, हो सकता है आपको छोड़ भी दे। इन्हीं चीजों को वहां सीखा जाता है कि गड़बड़ बिल्कुल नहीं। उसने कहा कि बंधक क्या है? विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में से एक हित का अंतरण, यह है। तो अगर बंधक विलेख लिखते समय, मॉर्गेज डीड लिखते समय आप सावधान नहीं रहे और आपने उस संपत्ति को विनिर्दिष्ट नहीं किया, विनिर्दिष्ट करने का तरीका क्या होगा आप बताएंगे कि इसके पूर्व में यह है, पश्चिम में यह है, उत्तर में यह है, दक्षिण में यह है, ये पूरा पश्चिम में लंबाई में है, उत्तर दक्षिण चौड़ाई में है, आप स्पेसिफाई करेंगे। और आपने नहीं की तो बंधक हुआ ही नहीं, बंधक इलीगल हो गया। और जब बंधक इलीगल है तो प्रवर्तित नहीं होगा। अब जो बंधक धन आपने दिया, अब ऐसा नहीं है कि वो बंधक धन चला गया आपका, लेकिन वो क्या बन गया? एक्शनेबल क्लेम। अब वो एक्शनेबल क्लेम बन गया, क्योंकि अब वो ऐसा जंगम संपत्ति का दावा हो गया है जो न बंधक से, न गिरवी से, न आडमान से किसी प्रकार से सुरक्षित नहीं है वो। ठीक है ना, तो उसका नेचर परिवर्तित हो गया फट से, और वो बन गया एक्शनेबल क्लेम। तो आपको सतत सावधान रहना पड़ेगा। कानून की जानकारी इसीलिए बेहद जरूरी होती है कि वहां जो लिखा है, जो लिखा है उसको लागू करना पड़ेगा। तो बंधक प्रतिभूति, बंधक प्रतिभूति अचल संपत्ति होगी, स्थावर संपत्ति होगी, और वो स्थावर संपत्ति कैसी होगी? विनिर्दिष्ट होगी। और उस बंधक प्रतिभूति यानी उस स्थावर संपत्ति से किसी एक, किसी नहीं, एक, कौन सा? कि अगर बंधक धन की अदायगी न की जाए तो बंधकदार को हक होगा कि वो बंधक प्रतिभूति अर्थात बंधक संपत्ति अर्थात वो स्थावर संपत्ति जिस पर बंधक क्रिएट है उसका या तो पूर्वबंध करा ले, और बंधककर्ता को सदैव के लिए उस बंधक संपत्ति का मोचन कराने के अधिकार से वंचित कर दे। मोचन कराने के अधिकार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? राइट ऑफ रिडम्पशन। उससे वंचित कर दे, और व्यवहारिक रूप से वो संपत्ति हमेशा के लिए बंधकदार के पास पहुंच जाए, और या फिर बंधक संपत्ति का विक्रय करा ले और अपने बंधक धन की अदायगी कर ले। ये एक अधिकार बंधककर्ता द्वारा बंधकदार के पक्ष में अंतरित हो जाता है, तो बंधक क्रिएट हुआ है ऐसा कहा जाता है। तो बंधक प्रतिभूति में हितबद्ध व्यक्ति, ये दो श्रेणियां ये तो स्पष्ट दिखाई दे रही है, एक बंधककर्ता की और दूसरी बंधकदार की। तीसरी जो श्रेणी हो सकती है बंधक प्रतिभूति में हितबद्ध व्यक्तियों की, उस श्रेणी को न तो हम बंधककर्ता की कोटि में रख सकते हैं और न बंधकदार की कोटि में, वो अन्य व्यक्तियों की श्रेणी है।
और अन्य व्यक्तियों की श्रेणी हमने आपसे कहा कि मानिए बंधक करता है, जिस संपत्ति को प्रतिभूति के तौर पर बंधक कर रहा है वो हिंदू सैदायिकी की है, और सैदायिकी में एक और व्यक्ति का जन्म हो गया। तो इन स्ट्रिक्ट सेंस आप कहें तो इन स्ट्रिक्ट सेंस वो बंधक करता नहीं है, उसने नहीं क्रिएट किया था बंधक, और उसके हिस्से पर बंधक क्रिएट हो भी नहीं सकता। उसने जब किया ही नहीं तो कैसे हो जाएगा। लेकिन वो बंधक प्रतिभूति में हित रखने वाला व्यक्ति इस श्रेणी में आ गया, हित है उसका। बंधककर्ता मर गया, उसके उत्तराधिकारी आ गए, एक से अधिक हैं, बंधकधार मरे, उसके उत्तराधिकारी आ जाएं, एक से अधिक है, ये सब बंधक प्रतिभूति में हित रखना। हालांकि ये अगर आएंगे भी तो ये प्रत्याशित हो जाएंगे बंधककर्ता और बंधकदार के हित में। तो बहुत हम ये न भी कहें कि ये अन्य व्यक्तियों की जो श्रेणी है उसमें रखे जाएं, ऐसा हम न भी कहें, लेकिन फिर भी अगर मानिए बंधक संपत्ति का ही कोई पट्टा ये कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि एक हित गया है केवल, बाकी सारे हित तो स्वामी के पास मौजूद है, और स्वामी यानी बंधककर्ता के पास मौजूद है और बंधककर्ता नहीं है। जो उसके पास मौजूद है उसमें से एक हित किसी और को दे दिया, यानी कब्जे और उपभोग का किसी और को दे दिया, वो पट्टेदार हो गया। पट्टेदार को उसने यह भी अधिकार दे दिया वो उपपट्टेदार रख ले, पट्टेदार ने उपपट्टेदार रख लिया। तो ये सारे लोग जो आए हैं ये न तो बंधककर्ता हैं न बंधकदार हैं, किंतु बंधक प्रतिभूति में हित रखने वाले व्यक्तियों की श्रेणी में, और ये एक से अधिक हो सकते हैं, ठीक है। तो बंधक प्रतिभूति में हित रखने वाले व्यक्ति, एक बात हुई। अब एक सिचुएशन और देखेंगे। एक ही बंधक प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक ही इमूवेबल प्रॉपर्टी कई बंधकदारों के पास बंधक की जा सकती है। एक स्थावर संपत्ति है, 2 करोड़ रुपए मूल्य की है, तो कानून में यानी टीपीए में बंधक संपत्ति के मूल्य के विषय में जो बात कही गई है उसके अधीन रहते हुए वहां कहा है कि अगर बंधक संपत्ति निर्माण है, ठीक है, तो बंधक धन से उसकी कीमत शायद आधी अधिक होनी चाहिए, और अगर प्रॉपर्टी है तो शायद 2/3 अधिक होनी चाहिए, ऐसे करके वहां कुछ सीमा लिखी गई है, याद नहीं है मेरे समय, लेकिन ऐसा ही है। तो वो जो सीमा वर्णित है, यानी अगर आप 2000 रुपए ले रहे हो बंधक धन के रूप में, तो जो प्रॉपर्टी उसके अगेंस्ट बंधक की जाएगी अगर वो निर्माण है, ठीक है, तो शायद 4000 उसका मूल्य होना चाहिए जहां तक हमें याद पड़ रहा है, और अगर प्लॉट है निर्माण नहीं है तो 2/3 शायद, यानी 2000 रुपए तो 6000 रुपए उसका मूल्य होना चाहिए, तब 2000 का बंधक धन आपको मिल सकता है। 2/3 प्रॉपर्टी की कीमत ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए बंधक प्रॉपर्टी बंधककर्ता को वापस जाए, इस पर कानून का जोर रहता है हमेशा, ठीक है ना। कानून का जोर क्यों किस बात पर होता है? बंधककर्ता को प्रॉपर्टी वापस मिलनी चाहिए। क्यों? प्रॉपर्टी का मूल्य अधिक होता है बंधक धन से हमेशा। अगर अधिक नहीं है तो बंधक क्रिएट ही नहीं होगा, क्योंकि हमने आपसे कहा ना कि एक एक चीज जो लिखी है वो पूरी होनी चाहिए। अगर आपने अधिक नहीं रखा तो बंधक हुआ ही नहीं। तो बंधक संपत्ति का मूल्य हमेशा ज्यादा होगा, और थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं होगा, आधा ज्यादा होगा, 2/3 ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। इसलिए कानून का जोर है कि प्रॉपर्टी हमेशा बंधककर्ता के पास जाएगी। इसलिए वो कहता है एक बार बंधक सदैव बंधक।
अभी जब इसकी बात करेंगे तो बताएंगे कि आपने विक्रय और पुरोबंध की डिग्री प्राप्त भी कर ली, लेकिन विक्रय और पुरोबंध की डिग्री अभी निष्पादित नहीं हुई, ठीक है, अभी उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। और हम आए और हमने कहा कि ये पकड़ो अपने पैसे, तो डिग्री हो जाने से कुछ नहीं होता। अन्य मामलों में डिग्री हो जाने से बहुत कुछ हो जाता है, यहां डिग्री हो जाने से कुछ नहीं होता, तुरंत पैसे दिलाए जाएंगे आपको और उसकी प्रॉपर्टी उसे वापस। जब कोई चारा नहीं होगा तब अलग बात है। अब आप कहेंगे कि तो बंधक प्रॉपर्टी का मूल्य अधिक रखने की जरूरत ही क्या थी? भाई काहे 2/3 और आधा काहे ज्यादा कर दिया, अननेसेसरी झंझट खड़ा कर दिया। तो उसे ज्यादा रखने की जरूरत इसलिए क्योंकि ब्याज जो आएगा उस पर वो भी बंधक धन में ही जुड़ता है, और तुम कब तक बंधक धन नहीं दोगे उसका, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो पहले एक प्रिकॉशन लिया गया कि उतना ज्यादा रखवा दिया। अब आप कहेंगे कि हो सकता ब्याज तब भी ना दे, तो आगे हम लोग जो बंधक पढ़ेंगे वहां टीपीए में पढ़ा भी चुके हैं, पढ़े भी है लेक्चर। तो फिर बंधक संपत्ति का जब मूल्य कम हो जाता है तो आपसे बंधक संपत्ति बढ़ाने की अपेक्षा की जाती है, और उसके लिए प्रावधान वो भी है वहां, ठीक है ना। तो एक कंप्लीट चीज है, खैर उस पर नहीं जा रहे। बंधक संपत्ति में हितबद्ध व्यक्ति, तो बंधक करता तो नहीं है, बंधकदार भी हैं, अन्य व्यक्ति भी हैं, इनकी संख्या एक से अधिक हो सकती है, और एक ही बंधक संपत्ति पर, एक ही स्थावर संपत्ति पर कई बंधक क्रिएट किए गए हो, यह भी हो सकता है। 2 करोड़ रुपए का मकान था, 5 लाख के लिए इनके पास बंधक है, 10 लाख रुपए के लिए मिस्टर बी के पास बंधक है, 20 लाख रुपए के लिए मिस्टर सी के पास बंधक है, ऐसे करके कई बंधक उस पर क्रिएट हो सकते हैं। और ये बंधक अगर समय के कालक्रम में एक साथ सृजित कर दिए गए, एक साथ, ठीक है, तब तो सब पार्टी बनेंगे ही, तब तो फिर कोई बात ही नहीं बची, ठीक है, तब तो कोई समस्या ही नहीं, एक साथ सृजित हो गए। लेकिन एक साथ सृजित नहीं हुए, मिस्टर ए का पहले, उसके बाद इनका, फिर बी का, फिर सी का, ऐसे सृजित हुए, ठीक है ना। तो फिर बंधकदारों में जो संबंध आया उसे हम क्या बोलेंगे? एक पूर्विक बंधकदार है, नीचे वाले पार्श्विक बंधकदार है, ठीक है। सबसे नीचे वाले के लिए ऊपर वाले सब पूर्विक बंधकदार हैं, ठीक है। तो पूर्विक और पार्श्विक बंधकदार, ठीक है, इनका संबंध बंधकदारों के बीच आ गया है, ठीक है। तो जो पूर्विक बंधकदार और पार्श्विक बंधकदार, ये संबंध आ गया। तो सेक्शन 48 हमने कल कहा था कि ये है टीपीए में, और वो कहता है कि यदि किसी स्थावर संपत्ति पर कई सारे अधिकारों का सृजन हुआ हो और सारे अधिकार एक साथ लागू न हो सकते हो, कई शर्तें लगाई उसने, अशर्त बात नहीं कह रहा, सशर्त बात कह रहा है कि एक बंधक संपत्ति पर कई सारे अधिकारों का सृजन है और वे सारे अधिकार एक साथ लागू नहीं हो सकते, तो फिर कालक्रम के मुताबिक, क्योंकि कानून में हमेशा समाधान का रास्ता दिया जाता है, ठीक है ना, तो कहता कालक्रम के मुताबिक जैसे जैसे वे अधिकार सृजित हुए टाइम फ्रेम में, वैसे वैसे उन अधिकारों को लागू कर देंगे। यानी सबसे पहले वाला सबसे पहले लागू होगा, दूसरे वाला दूसरे वाला, तीसरा, अकॉर्डिंगली लागू होते चले जाएंगे। तो अब जरा देखें, सबसे पहले
जो मुकदमा लाया है, मतलब जो सबसे पहला बंधकदार है, जो सबसे पहला बंधकदार है, वो अगर मुकदमा लाए बंधक के बारे में, यानी बंधक के बारे में, यानी अपने बंधक के बारे में, यानी अपने बंधक धन के बारे में, ठीक है, सबसे पहले वाला, सबसे पहले जो बंधकदार आया, ठीक है। सेक्शन 48 क्या कहता है? सेक्शन 48 कहता है कालक्रम के मुताबिक सारे अधिकार लागू किए जाएंगे, अगर एक साथ लागू नहीं हो सकते। तो सभी बंधकदारों को अधिकार बंधक प्रतिभूति में मिला है, इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं भाई, सारे बंधकदार बंधक प्रतिभूति में है, हितबद्ध है, इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। तो अगर सबसे पहले वाला बंधकदार अपने बंधक धन के लिए मुकदमा लाए, अर्थात अपने बंधक के बारे में मुकदमा लाए, तो नीचे वालों सबका हित प्रभावित हो सकता है, सबका हित प्रभावित हो सकता है, ठीक है। नीचे वाले जितने बंधकदार हैं सबका हित प्रभावित हो सकता है। कारण यह है सेक्शन 48 कह रहा कि सब एक साथ लागू नहीं हो सकते, तो कालक्रम के मुताबिक लागू किए जाएंगे। अब हो सकता है उसका बंधक धन ब्याज सहित मिलकर इतना अधिक हो गया हो कि वो 2 करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुंच गया हो, ठीक है ना, यानी बंधक प्रतिभूति जो है उसकी जो टोटल कीमत है उससे अधिक उसका बंधक धन हो गया हो, मूल प्लस ब्याज मिलाकर, ठीक है ना। और सेक्शन 48 कहेगा कालक्रम के मुताबिक, यानी वो सबसे पहले लागू करा लेगा अपने अधिकार को, सबसे पहले कौन? वही लागू करा लेगा। और अगर उसने लागू करा लिया तो नीचे वाले जो बंधकदार हैं इनके लिए कुछ नहीं बचने वाला। पार्षिक बंधकदारों भाई सेक्शन 48 कह रहा कालक्रम के मुताबिक लागू होंगे ना, तो सबसे पहले तो उस दिन लागू करा लिया, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। जब कुछ बचा ही नहीं तो जो पार्षिक बंधकदार चलेंगे। इसका मतलब यह हुए कि पूर्विक बंधकदार अगर अपने बंधक धन को प्रवर्तित कराने के लिए मुकदमा लाए, तो चूंकि इस बंधक प्रतिभूति में पार्षिक बंधकदारों का भी हित है और वो प्रभावित हो सकता है, इसलिए बिल्कुल ट्रू सेंस में देखें, बिल्कुल सच्चे अर्थों में देखें तो बंधक प्रतिभूति में वे पार्षिक बंधकदार हितबद्ध व्यक्ति की श्रेणी में आ जाते हैं और उन्हें पक्षकार होना ही चाहिए, क्योंकि उनका हित विपरीत रूप से प्रभावित हो सकता है। अब आप कहेंगे जब वो सेक्शन 48 है, आप कह ही रहे हो, ठीक है, कि सेक्शन 48 है और सबसे पहले वाला लागू ही करा लेगा, तो इन बेवकूफों को बुलाने की जरूरत क्या है? बेवकूफी करने की जरूरत क्या है? भाई पार्षिक बंधकदारों काहे बुला रहे? जब वो करा ही लेगा तो फिर इनको बुलाने की जरूरत क्या है? अरे भाई पूर्विक बंधकदार ये कही तो रहा है कि वो पूर्विक बंधकदार है, ये कही तो रहा है, हो सकता ना हो। आप कहेंगे उसको तो मोर्टगेज डीड लिया बैठा, तो मोर्टगेज डीड कैसी होनी चाहिए? विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में क्या किसी एक हित का अंतरण वहां स्थित, वहां जो, ठीक है, संपत्ति विनिर्दिष्ट है, वो संपत्ति उल्लिखित है, वो विनिर्दिष्ट नहीं है, तो पूर्वी बंधकदार का तो बंधक डीड ही गलत है, तो वो पूर्वी बंधकदार कैसे हो गया? ठीक है ना, उसमें कमियां हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है वो पूर्वी बंधकदार रहे ही ना, ठीक है। और अगर वो पूर्वी बंधकदार नहीं रहा तब फिर भाई तुम्हारा मुकदमा कैसे आ जाएगा? तब तुम कैसे बिकवा लोगे? ठीक है, तुम्हारा 2 करोड़ रुपए से ऊपर का लोन इन पे हो गया, सही है, तो हम वसूल हो जाके, हो तो वो एक्शनेबल क्लेम गया, हो तो वो अनुयोज्य दावा गया, तुम इससे कैसे वसूल लोगे? ठीक है, इससे पूर्विक बंधकदार मुकदमा लाए तो हाँ ये भी ठीक है कि हो सकता है उसका बिल्कुल सही हो, तो उसे ही मिलेगा, इन पार्षिक बंधकदारों को कुछ भी नहीं मिलेगा, ये इनकी किस्मत, ये फिर अपना एक्शनेबल क्लेम मान करो मुकदमा लाते घूमे, जो भी करें, ठीक है, सही है। इसका मतलब पूर्विक बंधकदार मुकदमा लाए तो इन ट्रू सेंस पार्षिक बंधकदारों का हित प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। अगर पूर्विक बंधकदार अपने बंधक धन के लिए मुकदमा लाएगा
तो इस बात की संभावना है कि पाक्षिक बंधकदारों का हित प्रभावित हो जाए, क्योंकि सेक्शन 48 है, इसलिए उनको पक्षकार होना जरूरी है। लेकिन पाक्षिक बंधकदार मुकदमा लाए, ठीक है, पाक्षिक बंधकदार मुकदमा लाए, सारे बंधक ड्यू हो गए, उनने किसी का पैसा नहीं दिया, ठीक है, तो पाक्षिक बंधकदार भी अपने बंधक धन के लिए मुकदमा ला सकते हैं। अब पाक्षिक बंधकदार मुकदमा ले, तो इन ट्रू सेंस पूर्विक बंधकदार का इस पाक्षिक बंधकदार के, ये जो पाक्षिक बंधकदार मुकदमा लाया है, इस पाक्षिक बंधकदार के मुकदमे में पूर्विक बंधकदार का कोई हित है? अगर बिल्कुल सही सही देखें तो यह बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि अगर पाक्षिक बंधकदार ने सब कुछ साबित भी कर लिया, सब कुछ साबित कर लिया, और हो सकता पाक्षिक बंधकदार का भी बंधक धन जो बंधक प्रतिभूति का कुल मूल्य है 2 करोड़ रुपए, उससे ऊपर पहुंच चुका हो ब्याज व्याज मिलाकर, ठीक है, पाक्षिक बंधकदार मुकदमा लाया, उसने पूर्विक बंधकदार को पार्टी नहीं बनाया, और उसके बंधक धन की कीमत बंधक प्रतिभूति की कुल कीमत से अधिक भी हो गई थी, और उसका बंधक एकदम सही भी पाया गया और डिग्री हो भी गई, तो भी पाक्षिक बंधकदार उस डिग्री को वसूल नहीं पाएगा। क्यों? सेक्शन 48 मौजूद है, और वो ये कहता है कि ना, अगर सारे अधिकार एक साथ लागू नहीं हो सकते तो कालक्रम के मुताबिक लागू होंगे, तो छुपा भी ले पाक्षिक बंधकदार, ठीक है, पूर्विक बंधकदार से अपना मुकदमा लाना, अर्थात वह पूर्विक बंधकदार को पार्टी न भी बनाए तो भी पूर्विक बंधकदार का हित विपरीत रूप से प्रभावित नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन कहता है कि बंधक प्रतिभूति में हितबद्ध व्यक्ति, यह कहा उसने कहा कि पक्षकारों के तौर पर आप किसे संयोजित करेंगे? बंधक प्रतिभूति में हितबद्ध सभी व्यक्तियों को। तो अगर बिल्कुल सही स्थिति का एनालिसिस करें हम, तो स्थिति यह आएगी कि पूर्विक बंधकदार अगर मुकदमा लाता है तो उससे पाक्षिक बंधकदार हितबद्ध व्यक्तियों की श्रेणी में नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि पूर्विक बंधकदार को तो हक है ही, वो अपना सबसे पहले वसूल लेगा, उसके बाद कुछ बचेगा तो पाक्षिक को मिलेगा। ये तो कानून का ही नियम है, तो आपको मालूम ही होना चाहिए था। लेकिन अगर पाक्षिक बंधकदार मुकदमा लाता है, ठीक है, हम शायद उल्टा बोल गए कि अगर पूर्विक बंधकदार मुकदमा लाता है तो पाक्षिक बंधकदार, ठीक है, विपरीत रूप से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की श्रेणी में है, ठीक है ना, क्योंकि अगर पूर्विक बंधकदार ने सब वसूल लिया तो पाक्षिक बंधकदारों के लिए कुछ नहीं बचेगा। और यह भी हो सकता है पूर्विक बंधकदार का जो बंधक डीड वगैरह है वो सही न हो, ठीक है ना, तो इस बात को न्यायालय के समक्ष रखने के लिए कोई चाहिए। तो पूर्विक बंधकदार अगर मुकदमा लाता है तो इन ट्रू सेंस पाक्षिक बंधकदार बंधक प्रतिभूति में हितबद्ध व्यक्तियों की श्रेणी में है, यह कहा जाएगा, ऐसे बोला जाएगा, ठीक है ना। इसलिए पूर्विक बंधकदार अगर मुकदमा लाता है तो उसे पाक्षिक बंधकदारों को पक्षकार बनाना होगा। लेकिन अगर पाक्षिक बंधकदार मुकदमा ले आए तो सेक्शन 48 के प्रभाव से, ठीक है ना, पूर्विक बंधकदार का हित अपने आप सुरक्षित है, अपने आप सुरक्षित है। भाई, पूर्विक बंधकदार के हित की सुरक्षा के लिए सेक्शन 48 खड़ी हुई है, और सेक्शन 48 कानून का नियम है। पाक्षिक बंधकदार डिग्री ले भी ले, ठीक है ना, तो भी उस डिग्री से पूर्विक बंधकदार का हित प्रभावित नहीं होता, ठीक है। कैसे प्रभावित हो जाएगा? वो डिग्री लागू ही नहीं होगी, क्योंकि वो कानून के अगेंस्ट होगी, क्योंकि पूर्विक बंधकदार का हित पहले है। पूर्विक बंधकदार के बाद कुछ बचे तो आपका है। तो पाक्षिक बंधकदार अगर अपने बंधक धन की अदायगी के लिए मुकदमा ला रहा है तो सेक्शन 48 के मौजूद रहते हैं वो किसी भी तरह
पूर्विक बंधकदार के हित को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, इसलिए इस पाक्षिक बंधकदार के द्वारा लाए गए मुकदमे में जो बंधक प्रतिभूति है, इसमें हितबद्ध व्यक्ति की श्रेणी में पूर्विक बंधकदार भी है, ये कहना इन ट्रू सेंस बिल्कुल ठीक नहीं दिखाई देता। ठीक है ना, इसलिए स्पष्टीकरण में यह लिखा है कि पूर्विक बंधकदार को वाद का पक्षकार बनाए बिना पाक्षिक बंधकदार पूर्वबंध के लिए या विक्रय के लिए वाद ला सकेगा। ठीक है, क्योंकि पाक्षिक बंधकदार उसके पास जिस ढंग का बंधक, उस बंधक की प्रकृति के मुताबिक अगर बंधक के पूर्वबंध या विक्रय के लिए मुकदमा लाए तो वो कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले। ठीक है, पूर्विक बंधकदार के हित को किसी प्रकार नुकसान नहीं पहुंचा सकता, किसी प्रकार, क्योंकि पूर्विक बंधकदार का हित धारा 48 के सुरक्षा चक्र में है। ठीक है ना, वो कह रही है कि अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर में जो हित अंतरित हुए हैं वे हित एक साथ लागू नहीं हो सकते, तो कालक्रम के मुताबिक लागू होंगे। तो पाक्षिक बंधकदार को तभी हित मिल सकता है जब पूर्विक बंधकदार को उसका हित वापस प्राप्त हो चुका हो। तो पाक्षिक बंधकदार ले आए पूर्वबंध या विक्रय के लिए मुकदमा, वो पूर्विक बंधकदार को कैसे प्रभावित कर लेगा? तो पाक्षिक बंधकदार द्वारा लाए गए मुकदमे में बंधक प्रतिभूति में हितबद्ध व्यक्ति की श्रेणी में पूर्विक बंधकदार है, यह कहना बिल्कुल सही स्थिति का वर्णन नहीं है। ठीक है ना, और इसलिए यहां पर यह लिखा है। अब देखिए, टीचर में और वकील में यही फर्क है। अगर हम सिर्फ वकील होते तो हमें क्या जरूरत थी इतना सिर्फ फुटअव्वल करने की? अरे भाई, उसमें लिखा है पाक्षिक बंधकदार मुकदमा लाए तो पूर्विक बंधकदार को पक्षकार बनाना जरूरी नहीं है। हम पाक्षिक बंधकदार है, हमने बना दिया। हम पूर्विक बंधकदार को पुनः पार्टी बनाए, मुकदमा ले आए, कोर्ट जाना। ठीक है, कोई आपत्ति तो पूर्विक बंधकदार है, वो अपनी बात कहे, और कोर्ट भी कहेंगे हम क्या करें, सीपीसी में लिखा है। ठीक है, उनके लिए भी कुछ जानना जरूरी नहीं कि उसके पीछे लॉजिक क्या है। ये लॉजिक जानना न पूर्वी न पीओ के लिए जरूरी है, न विरोधी पक्षकार के लिए जरूरी है। पूर्वी बंधकदार के वकील तुम हो, तुम भी चुप खड़े हो जाओगे कि अरे यार सीपीसी में लिखा, हम क्या करें। लेकिन एक टीचर को यह लॉजिक स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा काहे है भाई। और जब तक ये लॉजिक स्पष्ट नहीं होता तब तक परंपरा से कानून आप जान लीजिए। वैसे ही जैसे ये बिना जाने ये हर जगह भगवान है, आप प्रतिमा के समक्ष सिर झुका देते हैं, उसमें भी है, ऐसा थोड़ी उसमें नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जहां प्रतिमा नहीं है वहां नहीं है, वहां भी है। लेकिन आप वहां सिर झुका रहे हैं जहां प्रतिमा है, वहां भी है, डेफिनेटली है। और जहां नहीं झुका रहे हैं आप, वहां भी है। वही कहते ना कि शैतान है, कहां है? भगवान के अलावा तो दूसरी चीज ही नहीं है। शैतान आ कहां से गया? ठीक है, भगवान के अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो फिर जो भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं तो फिर कोई भेद ही नहीं बचा, कोई भेद ही नहीं बचा। चाहे जूते पहन के पूजा में चले जाओ और चाहे कहीं बैठ के कुछ भी कर लो, कुछ भी करो, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन आपने जान नहीं रखा, इसलिए नियमों का महत्व हो सकता है। अच्छा, जब भगवान सब जगह तो जूते रखोगे कहां पे, ये बताओ।
अपने सिर पे रख लो तो भी तो भगवान है, तुम में भी तो है, तो कहां रखोगे ये बताओ। तो भाव है कि वहां नहीं जाना है, ठीक है, नहीं जाना, उसमें ऐसा भी नहीं कि नहीं साहब ऐसा कहीं क्यों रहे हो, हम तो यही करके, अरे भाई उनका विश्वास है, ठीक है, उनका विश्वास रहने दो, क्या दिक्कत है। लेकिन सही स्थिति जान लेना, और जब आप जैसे ही सही स्थिति जानते हैं वैसे जीवन परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। फिर कोई सींग थोड़ी उगाएंगे, सींग थोड़ी उगाएंगे, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं ना कि दयालु बड़ा अच्छा आदमी माना जाता है, कि जो दयालु है और वो बड़ा अच्छा आदमी, दयालु अच्छा आदमी नहीं होता है, दयालु भी घमंडी आदमी होता है, ठीक है। चलो जब आप किसी पर दया करते हो तो खुद के अंदर थोड़ी श्रेष्ठता की भावना तो आती ही है, कम से कम इतना तो आ जाता कि हमें ईश्वर ने इतना दिया है कि हम इस पर दया कर सकते हैं। और दया कैसी है, परिस्थिति जन्य है, जो परिस्थिति है उसमें दया पैदा होती है। और करुणा मन स्थिति जन्य है, मन से पैदा होती है, अंदर से पैदा होती है। करुणा अगर व्यक्ति में है तो हमेशा रहेगी, परिस्थिति हो न हो। और दया सिर्फ परिस्थिति से पैदा होगी, इससे दया शेर में भी पैदा हो सकती है, ठीक है। आप देखते हैं कई बार वो दिखाते हैं हिरन के बच्चे को भी लिए लिए घूम रहा है, तो दया परिस्थिति से पैदा होती है तो वो किसी में भी पैदा हो जाएगी। और करुणा परिस्थिति से पैदा नहीं होती, वो मना स्थिति जन्य है। करुणा से आदमियत का विकास होता है, दया से हो सकता आदमी का विकास हो जाए, ठीक है। तो करुणा बेहतर चीज, जैसे ठीक है आपका मिठाई रखी है, कोई खाने वाला है तो मीठी है और खाने वाला नहीं है तो मीठी है। ऐसा नहीं कि जब खाने वाला आएगा तभी मीठी हो जाएगी, ठीक है। अगर इत्र लगाकर आप निकले तो खुशबू आएगी, कोई आपके पड़ोस से गुजरा तो ठीक, नहीं गुजरा तो ठीक, ठीक है। ऐसे करुणा आपके मन में है तो वो रहेगी, किसी को उसका लाभ मिला नहीं मिला इससे कोई मतलब ही नहीं, वो तो है ही है, करें क्या। दया ऐसा नहीं होता। तो चीजों को ठीक से समझना, और जैसे ही ये बात पता लगती कि दया कोई अच्छी चीज नहीं है, ठीक है, वैसे ही आदमी दया को छोड़कर करुणा को उपलब्ध होता है, तब फिर उसके व्यक्तित्व में विकास होता है। तो जैसे ही आपको सही स्थिति पता लगेगी वैसे ठीक हो जाता है। तो ठीक करना उतना जरूरी नहीं है जितना ठीक जानना जरूरी है, और सबसे बेहतर है ठीक जानकर ठीक करना, यह सबसे बेहतर स्थिति है। आप ठीक करना है इससे कोई मतलब नहीं, तो बहुत लोग कर देते, ठीक जानकर ठीक करें तब बात पूरी होती है। बाकी लोग, सबको पता है कानून क्या है, करेंगे भी वही जो लिखा है, पीओ भी वही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट यह बता रहा है कि जो लिखा है वो क्यों लिखा है। आप जब केस लॉ पढ़ते हैं तो होता क्या है, उसमें विश्लेषण ही तो होता है नियम का, कि वो नियम आखिर वैसा क्यों है, इसीलिए दिया होता है उसमें। तो एक टीचर की भूमिका यही है कि वॉट एवर हैज बीन राइट डाउन बाय द लेजिस्लेटर, व्हाई द लेजिस्लेटर हैज राइट डाउन सो, वो ऐसा क्यों लिखा है उसमें। एज वकील कोई जरूरत नहीं, भाई ये लिखा है कि पार्श्विक बंधकदार को, पूर्विक बंधकदार को पार्टी बनाना जरूरी नहीं है। और इसमें यह अंतर नहीं था कि पूर्विक बंधकदार को, पार्श्विक बंधकदार को पार्टी बनाना जरूरी है, ये इसमें अंतर नहीं था। क्योंकि पूर्विक बंधकदार जब मुकदमा लाएगा तो पार्श्विक बंधकदार का हित प्रभावित हो सकता है। भाई कालक्रम के मुताबिक सबसे पहले उसका है, उसे सब मिल जाएगा, इन विचारों को कुछ नहीं मिलेगा। इनके अधिकार की रक्षा के लिए तो प्रयत्न इन्हें खुद करना पड़ेगा, सेक्शन 48 थोड़ी करी है। इनके अधिकार की रक्षा इन्हें स्वयं करनी पड़ेगी, यदि हो सकती है तो।
यदि हो सकती है, अर्थात अगर पूर्वी बंधकदार के बंधक विलेख में या अन्य किसी चीज में इस प्रकार की कमी है कि पूर्वी बंधकदार की संस्थिति, पूर्वी बंधकदार का स्टेटस ये हासिल न कर पाए तो इन्हें कुछ मिलेगा, अदरवाइज सेक्शन 48 तो सब उसे दिए ही दे रहा। तो इन्हें अपने अधिकार की रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। इसलिए पूर्वी बंधकदार को अगर मुकदमा लाना है तो सबको पार्टी बनाए, बंधक प्रतिभूत में हितबद्ध सभी व्यक्ति, उसमें पार्षद बंधकदार आ रहा है, इन ट्रू सेंस आ रहा है। लेकिन पार्षद बंधकदार अगर मुकदमा लाए तो पूर्वी बंधकदार को कुछ करने की जरूरत ही नहीं, उसकी रक्षा के लिए तो 48 खड़ी है जो सब कर ले। अगर उसका बंधक सही है तो सबसे पहले उसी का हित उसे मिलेगा, ये कुछ कर ले। तो अनावश्यक पक्षकार बनाने की जरूरत क्या है? ठीक है, तब इंट्रूशंस बंधक प्रतिभूत में हितबद्ध व्यक्तियों की श्रेणी में आए कब? ठीक है, जब ये आए ही नहीं है और फिर भी आप इन्हें पक्षकार बना दो तो बाद में कुछ संयोजन का दोष हुआ और अनावश्यक पक्षकार बना रखे। भाई बाद में कुछ संयोजन का दोष यही तो है कि अनावश्यक बना रखे। ठीक है, तो स्पष्टीकरण में उसने कहा कि पार्षद बंधकदार का और पार्षद बंधक का मोचन कराने के बाद में पूर्विक बंधकदार को संयोजित करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, आप पूर्विक बंधक का मोचन कराना चाहते हैं, ठीक है, तो ठीक है, पूर्विक बंधक का आप मोचन कराना चाहते हैं तो पूर्विक बंधक का जब आप मोचन कराएंगे, अब बंधककर्ता की बात चलने लगी, अभी बंधकदार की चल रही है, बंधककर्ता, क्योंकि मोचन का अधिकार किसने है? बंधककर्ता को। मोचन का अधिकार बंधककर्ता का है। मोचन का मतलब अपनी संपत्ति को वापस प्राप्त करना है। उन सभी अधिकारों का मोचन कराकर जो बंधकदार के पक्ष में अंतरित हुए थे, ठीक है ना, तो वो जो अधिकार का अंतरण था जो बंधक में हुआ था वो मोचन की शर्त पर हुआ था, वो ट्रांसफर की शर्त पर हुआ था कि हम बंधक धन वापस देंगे। ठीक है, इस शर्त पर हुआ तो बंधक धन वापस कर दो, मोचन हो जाएगा, आपका अधिकार वापस मिलेगा। ये नहीं देंगे तो कानून है वो दिलाएगा, क्योंकि मोचन का अधिकार प्रभावित नहीं हो सकता, मोचन की साम्या पर कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता। ये वहां घोषित किया उन्होंने टीपीए में। और मोचन की साम्या पर आपने जरा सा भी प्रतिबंध लगा दिया, 1 मिनट का भी, तो कल भी हमने कहा कि 1 मिनट का भी आप मोचन की साम्या पर प्रतिबंध लगाएंगे, बंधक तत्काल शून्य, क्योंकि बंधक संविदा से होगा और संविदा भारतीय संविदा अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक होनी चाहिए। और धारा 23 वहां यह कहती है कि जो कुछ अवैध है, और अवैध क्या है धारा 23 बता रही है, जो कुछ विधि विरुद्ध वो तो अवैध ही है, उसके अलावा भी धारा 23 बताती कि ये अवैध है, और जो कुछ अवैध है वो शून्य कर देगा फट। तो टीपीए में उन्होंने कहा मोचन की साम्या पर कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता, अपराजेय है उसका वो अधिकार, पराजित नहीं हो सकता किसी भी ढंग से, कोई नहीं कर सकता। तो अगर 1 मिनट का भी प्रतिबंध आपने लगाया तो शून्य मामला। क्यों? कानून इस पक्ष में है कि बंधककर्ता को उसकी संपत्ति वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि संपत्ति हमेशा अधिक मूल्यवान होगी बंधक धन की तुलना में, और अपनी अचल संपत्ति से लोगों का लगाव भी होता है, वहां पैसों की बात ही नहीं होती। हमारा घर कितने भी रुपए का हो, कितने भी, ठीक है, उससे एक लगाव होता है। इसलिए कानून इस फेवर में है कि बंधककर्ता की संपत्ति उसे वापस मिलनी चाहिए, लेकिन मिलेगी तो तभी जब मोचन का अधिकार आपने जिस शर्त पर हासिल किया वो शर्त तो पूरी करो, यानी बंधक धन की अदायगी तो करो, लेकिन कर दिया आपने तब मोचन का अधिकार मिलेगा, फिर 1 मिनट भी नहीं रोक सकता। मोचन का अधिकार प्राप्त करने आप योग्य हो गए, यानी बंधकदार का बंधक धन आपने दे दिया, फिर भी वो नहीं दे रहा तो आगे प्रोसेस है, फिर बंधकदार देंगे कैसे नहीं?
तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब आपने कई बंधक सृजित कर रखे हैं, आपने कई बंधक सृजित कर रखे हैं और पूर्विक बंधक का आप मोचन करा रहे हो, ठीक है, आप पूर्विक बंधक का मोचन करा रहे हो। अब हो सकता है, ठीक है, एक बार देखना, कहता और पार्श्विक बंधक का मोचन कराने के बाद में पूर्विक बंधकदार को संयोजित करना आवश्यक नहीं, ठीक है। आप पूर्विक बंधकदार का, ठीक है, मोचन करा रहे हो, सबसे पहले ऐसे देखने हैं, उसे मत पढ़े, पूर्विक बंधकदार का आप मोचन करा रहे हो, तो पार्श्विक बंधकदारों का हित प्रभावित हो सकता है, क्योंकि आपने पूर्विक बंधक का मोचन होगा तो तभी, जब आप पूरा बंधक धन वापस करोगे, पूरा बंधक धन जब वापस करोगे तभी पूर्विक बंधक का मोचन होगा। और हो सकता है आप जब पूर्विक बंधक का मोचन कराओ तो जितना धन आपने वापस दिया है, ठीक है, बंधक धन के रूप में, उतना पर्याप्त न माने अदालत, क्योंकि बंधक धन माना क्या जाएगा, मूल प्लस ब्याज। हो सकता ब्याज की गणना करने में आपने गड़बड़ कर दी, ठीक है ना। और हो सकता है पूर्विक बंधक इसका मोचन कराने के प्रयासों में पूरी बंधक प्रतिभूति वही चली जाए, ठीक है ना। तो पार्श्विक बंधकदारों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है न। तो पार्श्विक बंधकदार पूरा बंधक विक्रय करा सकता है, उनको कुछ बचा ही नहीं, तुम तो खाली पूर्विक बंधक का मोचन कराने पहुंच गए, ठीक है। तो जो पार्श्विक बंधकदार हैं इस मोचन के बाद में भी हितबद्ध व्यक्तियों की श्रेणी में आ गए। और हो सकता है तुम भी जानते हो पूर्विक बंधकदार जो है वो हमारे ताऊजी हैं और इनका बंधक गलत है, और ताऊजी ने भी कह दिया, अरे यार तुम हमारा करा लो मोचन और हम तुम्हारा सब वापस कर देंगे। और सेक्शन 48 आई है, ये चूतिया सवाई से घूमे, इनका ही ना कुछ नहीं मिलेगा, ये भी हो सकता है ना। पूर्विक बंधकदार हो तुम, कंफ्यूजन में आ गए, जबकि पूर्विक बंधकदार का बंधक है ही नहीं, वो वास्तव में तो पूर्विक बंधकदार की श्रेणी में ही नहीं है, उसे कुछ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन तुम मोचन कराने के प्रयास तुम उसे ही सब दे दोगे और नीचे वाले अपने ठलुए घूमेंगे, इनके लिए कुछ बचेगा नहीं। इसलिए उसने, ठीक है, ये कहा। तो पार्श्विक बंधकदार जो है यही तो आपत्ति करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां एक सुरक्षा है, ये सही है, ये सही है कि तुम पूर्विक बंधकदार के साथ मिल सकते हो। लेकिन जब हम लोग टीपीए पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा कि विक्रय भी आप न्यायालय की प्रक्रिया से कराएंगे, खुद नहीं कर सकते, ठीक है। तो पूर्वबंध का विक्रय, वो सॉरी, जब आप पूर्विक बंधकदार का मोचन कराने पहुंचेंगे तो वो आपके ताऊजी भले ही हो, अदालत तो नहीं है आपकी ताऊजी। अदालत तो देखेगी कि पूर्विक बंधकदार का ये बंधक विधिमान्य है भी या नहीं, ठीक है। एक मिनट जरा, तो सॉरी उल्टा बोल रहा है, हाँ ये भी ठीक है, अदालत भी देखेगी, ठीक है। लेकिन अगर पार्श्विक बंधकदार भी मौजूद हो तो और अच्छी बात रहेगी, भाई पार्श्विक बंधकदार भी मौजूद हो तो और भी बढ़िया रहेगा, अदालत भी देखेगी और पार्श्विक बंधकदार भी रहे। तो पूर्विक बंधक का जब आप मोचन कराने जाओगे तो चूंकि पार्श्विक बंधकदारों का हित प्रभावित हो सकता है, ठीक है ना, इसलिए पार्श्विक बंधकदार उसमें आवश्यक पक्षकार होंगे, आपको उन्हें पक्षकार बनाना होगा। लेकिन जब आप पार्श्विक बंधक का मोचन कराने आए हो, ठीक है, पार्श्विक बंधक का मोचन कराने आए हो, तो स्थिति यह रहेगी कि पूर्विक बंधक का मोचन हुए बिना पार्श्विक बंधक का मोचन हो ही नहीं सकता, और अगर आपने करा भी लिया तो भी पूर्विक बंधकदार के हित धारा 48 के प्रभाव से सुरक्षित बने ही रहेंगे। इसलिए उसने लिखा कि और पार्श्विक बंधक का मोचन कराने के बाद में पूर्विक बंधकदार को संयोजित करना आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। यानी पार्श्विक बंधक के संबंध में जब आप मुकदमा लाते हो और एक ही बंधक संपत्ति पर एक से अधिक बंधक क्रिएट होते हैं, तो पार्श्विक बंधक के संबंध में चाहे मोचन का मुकदमा आप लाओ और चाहे पूर्वबंध और विक्रय का, पूर्विक बंधकदार को पक्षकार बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि पूर्विक बंधकदार की
जो पूर्वी बंधकदार का हित है उसकी सुरक्षा के लिए सेक्शन 48 स्वयं मौजूद है टीपीए का। इसलिए पाक्षिक बंधक का चाहे मोचन का मुकदमा है और चाहे पाक्षिक बंधक के पूर्वबंध और विक्रय का मुकदमा है, कुछ भी आए, उसमें पूर्विक बंधकदार को पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं है, किंतु पूर्विक बंधकदार पूर्वबंध या विक्रय का मुकदमा लाए या पूर्विक बंधक के मोचन के लिए बंधककर्ता मुकदमा लाए, तब पाक्षिक बंधकदारों को पक्षकार बनाना जरूरी है, क्योंकि उस दशा में ये जो लिखा है नियम में कि बंधक प्रतिभूत में हितबद्ध सभी व्यक्ति, ठीक है, इन सभी व्यक्तियों की श्रेणी में पाक्षिक बंधकदार आएंगे उस दशा में। लेकिन अगर पाक्षिक बंधक के पूर्वबंध विक्रय के लिए मुकदमा है या मोचन के लिए है, तो पूर्विक बंधकदार बिल्कुल सही अगर हम देखें तो बंधक प्रतिभूत में हितबद्ध सभी व्यक्तियों की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि उसके हित की सुरक्षा के लिए धारा 48 ऑलरेडी मौजूद है और कानून के अगेंस्ट कुछ भी नहीं हो सकता, तो हो ही नहीं पाएगा। हो भी जाएगा तो फिर पलट जाएगा, क्योंकि इलीगल डिग्री इन्फोर्स तो हो नहीं जाएगी, ठीक है। भले ही अपील रिवीजन ना हुआ हो, डिग्री फाइनल हो गई हो, लेकिन वो डिग्री ही नहीं है। भाई डिग्री कौन सी है? जो कानून के मुताबिक पारित हुई हो। अब जैसे निष्पादन का बाद लाएंगे अदालत का, ये डिग्री नहीं। क्यों? क्योंकि न्यायालय को इसे पारित करने की अधिकारिता, ये प्राप्ति नहीं है, और वो अधिकारिता न तो स्थानीय अधिकारिता से संबंधित है, न ही धनी अधिकारिता से संबंधित है। ये अधिकारिता उसके सारभूत अधिकारिता से संबंधित बात है। ये बात, ये इशू कहता है उसके सारभूत अधिकारिता से संबंधित है। ये तो पारित ही नहीं हो सकता, ये डिग्री नहीं है। ये तो खाली डिग्री के प्रारूप में रखा हुआ एक रद्दी पेपर है, इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं। तो इसलिए पूर्विक बंधकदार को पक्षकार बनाना पाक्षिक बंधकदार के पूर्वबंध या विक्रय के बाद में या पाक्षिक बंधक के मोचन के बाद में ये बिल्कुल जरूरी नहीं। जबकि पूर्विक बंधकदार अगर अपने पूर्वबंध और विक्रय के लिए मुकदमा लाए या पूर्विक बंधक के मोचन के लिए तुम मुकदमा लाओ, तो पाक्षिक बंधकदार उनके हित विपरीत रूप से प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए उन्हें पक्षकार बनाना जरूरी है, ठीक है। और ये उपबंध स्पेशल कैटेगरी में क्यों आ गया? स्पेशल कैटेगरी में इसलिए आ गया क्योंकि आपका आदेश 1 नियम 1 सामान्य बात कहता था कि एक ही संव्यवहार, वादों के पक्षकार कौन होंगे, आदेश 1 इससे संबंधित है ना। और आदेश 1 नियम 1 ये बताता है कि वादी कौन होगा, और आदेश 1 नियम 3 ये बताता है प्रतिवादी कौन होगा, और वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षकार होते हैं मामले के। तो मामले में वादी कौन होगा, तो वो कहता था कि जबकि एक ही संव्यवहार थे, अनुतोष पाने का हक एक से अधिक व्यक्तियों को प्राप्त हो, तो वे सभी व्यक्ति वादियों के तौर पर संयोजित किए जा सकेंगे। अगर एक ही संव्यवहार से एक ही व्यक्ति को अनुतोष प्राप्त करने का हक प्राप्त हो रहा, तो वो वादी के तौर पर संयोजित होगा, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं। उसको वादियों के तौर पर कौन संयोजित होंगे? तो एक ही संव्यवहार से जिनमें अनुतोष प्राप्त करने का हक ये पैदा हो, तो वे सारे व्यक्ति उस वाद में वादियों के तौर पर, लेकिन संव्यवहार कैसा होना चाहिए? एक ही। और यही प्रतिवादियों की दशा है कि जब एक ही संव्यवहार से अनेक व्यक्तियों के विरुद्ध आपको अनुतोष प्राप्त करने का हक पैदा हो, तो वे सारे व्यक्ति आपके द्वारा लाए गए वाद में प्रतिवादी होंगे। और अगर एक व्यक्ति के विरुद्ध आपको एक संव्यवहार में किए गए कृत्य से अनुतोष प्राप्त करने का हक पैदा हो रहा, तो वो एक प्रतिवादी होगा। एक व्यक्ति ने आपको मारा, तो हमले के लिए जो अकृत्य का मुकदमा आप लाएंगे,
उसमें एक ही प्रतिवादी होगा, क्योंकि उसी के विरुद्ध अनुतोष प्राप्त करने का हक आपको प्राप्त हुआ है। 4 लोगों ने मारा तो ठीक है, हमले के अकृत्य के में प्रतिकर के लिए जो मुकदमा आप लाएंगे, 4 लोग, क्योंकि 4 लोगों के विरुद्ध अनुतोष प्राप्त करने का हक आपको पैदा हुआ। ऐसे ही संविदा अगर एक ने वायलेट की, 4 ने वायलेट की, एक वचनदाता था तो एक के विरुद्ध, 4 वचनदाता थे 4 के विरुद्ध, एक वचन ग्रहीता था तो एक वादी के तौर पर और 4 वचन ग्रहीता थे तो 4 लोग वचनदाता के विरुद्ध मुकदमा लाएंगे। लेकिन संव्यवहार एक होना चाहिए। उन्हीं 4 वादियों ने, उन्हीं 4 प्रतिवादियों ने 4 संविदाएं की हैं आपसे, 4, तो चारों के लिए एक में मुकदमा नहीं ले आएंगे, इसीलिए क्योंकि वो 4 संविदाएं उन्हीं 4 व्यक्तियों द्वारा की गई हैं, लेकिन वो 4 अलग अलग संविधान है ना। उन्हीं 4 व्यक्तियों ने नवंबर में की, उन्हीं 4 व्यक्तियों ने दिसंबर में की, उन्हीं 4 व्यक्तियों ने जनवरी में की, उन्हीं 4 व्यक्तियों ने फरवरी में की, और न उन्होंने नवंबर, न दिसंबर, न जनवरी, न फरवरी कोई पालन नहीं किया किसी का। आप सब संविधाओं के अपालन के लिए मुकदमा लाना चाहते हैं उनके खिलाफ, तो एक ही थोड़ी ले आएंगे कि नवंबर में नहीं की, दिसंबर में भी नहीं, जनवरी में नहीं। अरे भाई 4 लाइए, क्योंकि संविधान 4 हो गए। हमने कहा ना, कानून जैसे लिखा है वैसे लागू होगा। वो कहता एक ही संविधान, तो एक अगर संविधान हो उसमें देखा जाएगा, तो 4 संविधान हो गए। और दूसरा नियम उन्होंने वादी और प्रतिवादी के संबंध में वहां बताया था कि अगर वे सारे व्यक्ति अलग अलग मुकदमा लाए तो विधि और तथ्य के समान प्रश्न पैदा होंगे। अगर चारों वचन ग्रहीता अलग अलग मुकदमा ले आए तो यही तो सवाल पैदा होंगे कि जो संविदा की गई थी वो विधिमान्य थी या नहीं। अरे यही तो पैदा होंगे, पक्षकार सक्षम थे या नहीं, कपट आदि का प्रयोग हुआ था या नहीं, संविदा की विषय वस्तु नष्ट तो नहीं हो गई थी। अरे यही तो पैदा होंगे। क्या इसी विषय वस्तु के लिए संविदा की गई थी? विधि और तथ्य के समान प्रश्न पैदा होंगे अगर अलग अलग ले आए। इसलिए सीपीसी की नीति क्या है? सीपीसी ने कानून की नीति है कि मुकदमों की संख्या कम से कम रहे। इसलिए उन्होंने आदेशिक नियम 1 में कहा कि आप क्या करेंगे, एक ही संव्यवहार में, क्योंकि आपको मुकदमा लाने का हक पैदा हुआ है, इसलिए इस एक संव्यवहार के बारे में आप एक ही मुकदमा लाएंगे। क्योंकि अगर आप अलग अलग भी ले आओ तो विधि और तथ्य के वही प्रश्न पैदा होंगे, वही साक्षी, वही प्रश्न, वही उत्तर, वही साक्ष्य, अलग अलग मुकदमों देना पड़ेगा, तो खाली संख्या ही तो बढ़ेगी, अननेसेसरी टाइम बर्बाद होगा। यहां स्पेशलिटी आ गई, स्पेशल सूट, क्योंकि एक बंधक प्रतिभूति है, एक, और उस पर कई सारे बंधक हैं, पूर्विक बंधकदार, पार्श्विक बंधकदार आदि आदि, और ये सारे बंधक अलग अलग संव्यवहारों में सृजित हुए। यह भी हो सकता है कि एक बंधक प्रतिभूत पर एक ही मुकदमा हो, तब तो बात ही खत्म है, तब तो फिर स्पष्टीकरण से कोई मतलब ही नहीं बचा। फिर तो बंधक प्रतिभूत में हितबद्ध सभी व्यक्ति उस बंधक के संबंध में लाए गए मुकदमे में पक्षकारों के तौर पर संयोजित किए जाएंगे, बात खत्म। लेकिन समस्या तो वहां पैदा होगी जब एक बंधक प्रतिभूत पर एक से अधिक बंधक सृजित किए जाएंगे, क्योंकि तब एक से अधिक बंधकों को सृजित किए जाने के लिए एक से अधिक संव्यवहार करने होंगे, और जब एक से अधिक संव्यवहार होंगे तब आदेश 1 नियम 1 वैसे का वैसे ही लागू नहीं हो सकता, क्योंकि वो वहां तो एक संव्यवहार की मांग है। इसलिए यहां स्पेशली उन्होंने लिख दिया बंधक प्रतिभूत में हितबद्ध सभी व्यक्ति, ठीक है। और इस शब्द के प्रभाव से ये जो भिन्न भिन्न संव्यवहार हैं, इनके बंधकदार और बंधककर्ता भी किसी भी बंधक में हितबद्ध व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाएंगे। तो ये आपका आदेश 1 नियम 1 हुआ। इसे हमें भी समझने में कल काफी समय लग गया और काफी दिक्कत भी हुई, क्योंकि जब चीज उलझ जाती है फिर उसे सुलझाने में बड़ा समय लगता है। लेकिन खैर, किताबें देखी, सब देखा दाखा, तब फिर समझ में आया कि नहीं, ये स्थिति निकल कर आ रही है और ये एकदम ठीक स्थिति है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। बाकी बात कर